प्लीज अरिफ, अब्बू को बताइए ना कि हमारा निकाह हो चुका है। कौन सा निकाह? आपकी बेटी ने पूरा 1 महीना मेरे साथ बिना निकाह के बिताया है, मेरा बिस्तर गर्म किया है। आपकी बेटी तो मेरी बहन से भी नीचे निकली। आपकी बेटी जिस पर आपको गर्व था ना, मेरे निकाह में नहीं थी, फिर भी मेरी रातों का हिस्सा बनी। आयशा हैरान परेशान नम आंखों से अरिफ को देख रही थी। उसका प्यार, उसका विश्वास सब चूर चूर हो चुका था। अरिफ उसे वहीं छोड़कर चला गया, ये जाने बिना कि उसके पीछे उसके इतने बड़े आरोप पर उस नाजुक सी लड़की का क्या हाल हुआ, जबकि वो माँ भी बनने वाली थी। वो अपने पैरों को जबरदस्ती घसीटता हुआ घर से बाहर निकलता चला गया था और पीछे से आयशा पत्थराई हुई आंखों से उसकी चौड़ी पीठ को देख रही थी। कितना खुश थी वो, कितने सपने सजाए थे, लेकिन अरिफ ने एक ही पल में सब चकनाचूर कर दिए थे। भाई, वो लोग आयशा को मार डालेंगे। वह बहुत खतरनाक लोग हैं, जिंदा नहीं छोड़ेंगे उसे। उन्हें अपनी औलाद से ज्यादा अपनी इज्जत और अपनी अना प्यारी है। तो मुझे क्या, अरिफ ने खुद को लापरवाह बनाने की हर मुमकिन कोशिश की थी। उसने अपने दिल को पत्थर कर लिया था, हर जज्बात को मार दिया था। उसके बच्चे से भी कोई ताल्लुक नहीं। वैसे सही बात है, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वह होगा किसी का गंदा खून, हमें क्या लेना देना उससे। अरिफ की बहन जारा ने बेपरवाही से कंधे उचकाते हुए कनखियों से भाई को देखा कि शायद उसके दिल का पत्थर पिघल जाए। मेरी जान, मैं चाहता हूं कि इस जहान की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूं। तुमने मुझ पर एतबार किया और मेरे साथ यहां तक चली आई। अब देखना, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। उसने उसका हाथ पकड़ते हुए अपनी ओर खींचकर अपने सीने से लगा लिया। आयशा की सांसें अचानक बेकाबू हुईं। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खेलने लगी। उसकी आंखें अजीब चमक से भर उठीं। मुस्कुराते हुए उसने अपना सर अरिफ के सीने पर टिकाया और पलकों को बंद कर लिया। अरिफ ने कुछ देर तक उसे अपने सीने से लगाए रखा और उसके नरम स्पर्श को अपने सीने पर महसूस करते हुए खुद को सुकून देता रहा। फिर उसके माथे पर अपने होंठ रखकर बोला, तुम जानती हो आयशा, मेरी जिंदगी की सबसे हसीन चीज सिर्फ तुम हो, और मुझे तुमसे बढ़कर कुछ भी अजीज नहीं। ये सुनकर आयशा ने सर उठाया, चुपचाप उसके चेहरे को देर तक देखती रही। सामने खड़ा अरिफ वाकई एक हसीन ख्वाब था। ऐसा हसीन, ऐसा हैंडसम शख्स जिस पर जमाने भर की लड़कियां अपना दिल हार चुकी थीं, लेकिन वो आया तो सिर्फ आयशा के हिस्से में। आयशा को अपने नसीब पर रख आने लगा था। न सिर्फ यह शख्स उसके मुकद्दर में लिख गया था, बल्कि उसकी मोहब्बत भी अब उसके नसीब में दर्ज हो चुकी थी। आयशा कुछ देर तक उसका चेहरा देखती रही, अपना हाथ उसके चेहरे पर फेरते हुए बोली, लेकिन अरिफ, आपने मुझसे कहा था कि यहाँ आते ही आप मुझसे निकाह करेंगे। तो कब करेंगे? मुझे यहाँ आए हुए 5 दिन गुजर चुके हैं। अरिफ मुस्कुराते हुए चमकती आंखों से उसे देख रहा था। कुछ पल खामोश रहा और फिर बोला, क्यों नहीं मेरी जान, अभी करते हैं। ये कहते हुए उसने अपना मोबाइल निकाला, एक नंबर मिलाया और सख्त अंदाज में किसी से कहने लगा, काजी और गवाहों का इंतजाम करो। आज शाम को मेरा निकाह है, जो कि मेरे विला में ही होगा, इसलिए फौरन निकाह पढ़ाने वाले और गवाहों का बंदोबस्त करो। उधर से ना जाने क्या जवाब आया कि हल्की सी मुस्कान के साथ अरिफ ने मोबाइल बंद कर दिया और फिर आंखों में शरारत भरकर आयशा को देखा। जी जनाब, आपका हुक्म पूरा हो चुका है। आपका हुक्म सर, आंखों पर। अरिफ की नज़र और अंदाज पर आयशा शर्माकर नजरें झुका गई। शर्म से उसका चेहरा लाल हो उठा था और उसकी ये अदा अरिफ को बेहद भा गई। उसने एक बार फिर उसका सर अपने सीने पर टिकाया और उसे मोहब्बत भरी निगाहों से देखने लगा। दोनों के बीच मीठी मीठी बातें होने लगीं। यूं लगता था मानो जिंदगी ने इन दोनों दिलों को मिलाकर इन पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो। लेकिन यह सच्चा इनाम था या आने वाले वक्त का सबसे संगीन इम्तिहान, कोई नहीं जानता था। आयशा, जो इस वक्त बड़ी तसल्ली से अरिफ के साथ बैठी थी, नहीं जानती थी कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। आयशा कहाँ है? कुछ पता चला उसका? फातिमा ने आसिफ खान को आते देखा तो जल्दी से उठकर खड़ी हुई। 5 दिन गुजर चुके थे, उनकी बेटी घर पर मौजूद नहीं थी और सब लोग जैसे अंगारों पर लौट रहे थे। आसिफ खान ढलके हुए कंधों के साथ घर पहुंचे। उनके साथ उनका बड़ा बेटा भी था। दोनों के सर झुके हुए थे। ऐसा लगता था जैसे सदियों का दर्द झेल कर आए हों। आंखों में गहरा गम भी था और कहीं ना कहीं छुपा हुआ गुस्सा भी झलक रहा था। ये तुम्हारी दी हुई परवरिश है फातिमा, कि आज हम इस जगह पर आकर खड़े हुए हैं। हमारी बेटी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, घर से भाग गई है। उसकी इस हरकत की वजह से हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। जहां पहले मैं लोगों के सामने अपनी गर्दन अकड़ा कर चलता था, वहीं मेरी नजरें झुक जाती हैं। लोगों को देखकर शर्म से पानी पानी हो जाता हूँ। लोग मुझ पर उंगली उठाते हैं,
کہ دیکھو وہ آ رہا ہے آصف خان، جس کی بیٹی اس کی ناک کٹا کر گھر سے بھاگ چکی ہے۔ اب اور ہمت نہیں ہے، ختم کرو یہ ڈرامہ، اور اب اس حقیقت کو مان لینا چاہیے ہمیں۔ کب سے ہم اس کے پیچھے بھاگتے جا رہے ہیں، لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں، نہ جانے کس بل میں چھپی بیٹھی ہے۔ آصف خان کا لہجہ زہر اگل رہا تھا، جبکہ فاطمہ دوپٹے سے آنسو پونچھتے ہوئے وہیں صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ انہیں عائشہ سے اس سب کی امید بالکل نہیں تھی۔ انہیں عائشہ پر غصہ بھی تھا، اور اس کے گھر سے چلے جانے پر وہ غم میں بھی ڈوبی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی، لیکن وہ اپنے دل کا حال کیسے بیاں کرتی۔ خال آصف خان تو ویسے ہی ان کی پرورش پر انگلی اٹھا رہے تھے، انہیں الزام دے رہے تھے۔ یوں ہی تعلیم کی تھی تم نے اس کی؟ ارے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا اسے، اس نے پہلے ہی شادی سے انکار کر دیا تھا، اور اس کا مطلب صاف تھا کہ وہ کسی اور کو چاہتی ہے، مگر اس نے ہمیں یہ تک نہیں بتایا کہ وہ اسے پسند کرتی ہے۔ کم سے کم ایک بار بتاتی تو صحیح، لیکن نہیں، خود ہی سارے فیصلے کر لیے۔ اب ہمیں یہ بدنامی جھیلنی ہی ہوگی۔ اور سن لو فاطمہ، میں کبھی بھی اب تمہاری بیٹی کو معاف نہیں کروں گا، پوری زندگی معاف نہیں کروں گا۔ اس نے میرا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ اگر پہلے دن ہی تم اس منہ پر نظر رکھ لیتی تو شاید یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ اتنا کہہ ہی رہے تھے کہ ان کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ انہوں نے موبائل اٹھا کر کان سے لگایا، لیکن نہ جانے ادھر سے کیا کہا گیا کہ آصف خان نے غصے میں کال کاٹ دی۔ یہی عزت رہ گئی ہے ہماری، خاندان والے بار بار فون کر کے ہم پر تھوک رہے ہیں کہ ہماری بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ اب یہ بات افواہ بن کر ہر جگہ پھیل چکی ہے، لیکن خال ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہماری بیٹی کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا ہو، وہ گھر سے بھاگی نہیں ہو بلکہ اسے اغوا کر لیا گیا ہو۔ اچھا ہم کیا ثبوت لائیں کہ ہماری بیٹی بھاگی نہیں ہے بلکہ اغوا ہوئی ہے؟ بتاؤ کہاں سے لائیں ثبوت؟ کوئی گواہ ہے؟ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب خاموشی سے بیٹھ کر اپنی عزت کا جنازہ نکالنے کا ماتم کرو۔ یہ کہتے ہوئے آصف خان رکے نہیں تھے، اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ فاطمہ رو رو کر بے حال ہو گئی تھی۔ یہ کیسے دن آ پڑے تھے؟ خدا نے ان سے یہ دن دکھانے سے پہلے اٹھا کیوں نہیں لیا تھا؟ عمران بھی تھکے تھکے قدموں سے اپنے کمرے کی اور بڑھ گیا تھا۔ فاطمہ نے افسوس سے اپنے جوان بیٹے کو دیکھا۔ ان کے پریوار پر جیسے غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ پہلے جارا نے عمران کو دھوکہ دیا، اور اب ان کی بیٹی ناک کٹا کر بھاگ گئی تھی۔ عمران جارا کو ابھی تک بھلا نہیں پایا تھا۔ اس کی بے وفائی کو دل سے لگا کر بیٹھ گیا تھا، اور بھلا بھی کیسے دیتا، اسے عشق کیا تھا اس نے۔ اور جارا شادی کی دوسری ہی رات کسی اور لڑکے کی باہوں میں ملی تھی، اور یہ سب کچھ عمران اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ اسی رات عمران نے جارا کو گھر سے دھکے دے کر نکال دیا تھا، لیکن اپنے دل کا کیا کرتا، جہاں سے وہ جارا کی محبت کو نکال نہ سکا۔ ولا کا مین ہال پھولوں کی پنکھڑیوں سے سجا ہوا تھا۔ پھولوں کی خوشبو ہر طرف پھیلی تھی۔ پورا ہال جگمگا رہا تھا۔ عرف کے کچھ دوست گواہوں کے طور پر موجود تھے۔ قاضی صاحب بھی وہاں موجود تھے۔ سب کی موجودگی میں نکاح ہونا تھا۔ عائشہ کو ایک میرون رنگ کا لہنگا پہنایا گیا تھا۔ وہ دلہن بنی بے حساب حسین لگ رہی تھی۔ جب اس نے آئینے میں اپنا سارا حسن دیکھا تو ایک پل کے لیے خود ہی دنگ رہ گئی۔ وہ اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے، اس نے کبھی بھی سوچا نہیں تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے قدرت نے اپنا سارا حسن اسی کے حصے میں ڈال دیا ہو۔ مرون رنگ کا حسین جوڑا اور بے پناہ حسن والی لڑکی جیسے آسمان سے کوئی پری اتر آئی ہو، مگر اسی لمحے اسے اپنی ماں کی یاد آئی۔ دماغ میں اچانک ایک عجیب سا خیال اٹھا۔ آنکھوں کے پردے پر وہ منظر ابھر آیا۔ اس کی ماں نے ایک دن لال دوپٹہ اس کے سر پر ڈال کر کہا تھا، ماشاء اللہ میری بیٹی کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ جس دن دلہن بنے گی سب کی نگاہیں اس پر ہی ہوں گی۔ دیکھنا سب یہی کہیں گے کہ اس سے زیادہ حسین دلہن انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ ماں کی وہ بات یاد کر کے عائشہ بہت خوش ہوئی، لیکن اسی پل ایک بار پھر اتیت سے نکل کر وہ ورتمان میں لوٹی تو اس کے سامنے لبنہ کھڑی تھی۔ بھابھی آپ تیار ہو گئی، چلیے نکاح پڑھانے کے لیے آ چکے ہیں، ریڈی ہو جائیے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس کا گھونگھٹ نکال دیا۔ کچھ دیر بعد قاضی صاحب آئے اور عائشہ سے اس کی رضامندی پوچھ کر نکاح نامے پر اس کے دستخط کروا لیے اور وہاں سے چلے گئے۔ عائشہ تو بے حساب خوش تھی، مگر اس کی آنکھوں سے آنسو بھی بہہ گئے۔ گھر سے بھاگنے کے بعد پہلی بار اس نے اپنے ماں باپ کو یاد کیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کی دعاؤں کے سائے تلے رخصت ہوتی، مگر کیسے عجیب رخصتی تھی اس کی۔ زندگی بھی کیسے کروٹ بدلتی ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں آتا۔ اس نے آنسو پونچھے اور پھر اپنا گھونگھٹ اٹھا دیا۔ لبنہ نے اسے اس کے بستر پر ٹھیک سے بٹھایا اور خود کمرے سے باہر چلی گئی۔ لبنہ عرف کے دوست کی بیوی تھی۔ عرف کے بلانے پر چلی آئی تھی،
ताकि आयशा को तैयार कर सके। सब लोग अपने अपने घरों को जा चुके थे जब लुबना आयशा को सजे सजाए बेड पर बैठाकर उसका घूंघट सही कर रही थी। वैसे आयशा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा फैसला सही नहीं है? उसकी बात पर आयशा ने सर उठाकर लुबना को देखा। नहीं, मेरा मतलब है, प्यार करना कोई गलत बात नहीं, लेकिन इस तरह घर वालों की मर्जी के बिना। कहते कहते लुबना ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन आयशा की आंखों में नमी उतर आई। लेकिन उसने जल्दी ही अपने आंसू पलकों से टूटने नहीं दिए थे, रोक लिए थे। कुछ मजबूरियां होती हैं लुबना, जो इंसान से ऐसे फैसले करवा लेती हैं। मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं अपने प्यार से हमेशा के लिए अलग हो जाती, या फिर मैं अपनों को कहीं पीछे छोड़कर अपने प्यार के साथ पूरी जिंदगी खुशी खुशी गुजारती। हर किसी का नजरिया अलग होता है। मैंने अपने प्यार को चुनना सही समझा। मैं जिंदगी भर घुट घुट कर नहीं जी सकती थी। खुदा तुम्हें हर खुशी दे आयशा, कभी तुम्हारी आंख में आंसू ना आए। लुबना ने उसे सच्चे दिल से दुआ दी थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि कुछ दुआएं पूरी नहीं होती, बल्कि आसमान से टकरा कर वापस आ जाती हैं। आयशा की जिंदगी में भी खुशियां नहीं, बल्कि एक ऐसा दर्द, एक ऐसी तड़प लिखी थी जो उसने पूरी जिंदगी के लिए अपनी किस्मत में लिख ली थी। लुबना उसका लहंगा सही करती हुई अरिफ का इंतजार करने का कहकर कमरे से बाहर चली गई। कमरा गुलाब के फूलों से सजा था। गुलाब की पंखुड़ियों से बनी सेज बेहद खूबसूरत लग रही थी। सेज की हर लड़ी पर छोटी छोटी बत्तियां जड़ी थीं और उनका कनेक्शन एक बटन से जुड़ा था। उस बटन के दबते ही रोशनियां रंग बिरंगी चमक उठतीं और कमरे का नज़ारा कुछ और हो जाता। चारों तरफ कैंडल लाइट जली हुई थी। पूरे कमरे की रोशनी बंद थी। बस मोमबत्तियों और बत्तियों की हल्की रोशनी में कमरे का माहौल हैरत अंगेज हो रहा था। वह दोनों अपने बिस्तर पर बैठे एक दूसरे की आंखों में डूबे हुए थे, मानो मोहब्बत उस रात उन पर पूरी हो गई हो। कुछ पल उसे प्यार से देखने के बाद अरिफ ने धीमे से कहा, तुम जानती हो आयशा, तुमने आज मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। तुम सोच भी नहीं सकती मैंने इस रात का कितना इंतजार किया है। शायद तुम अंदाजा भी ना लगा सको। आज हमारी मोहब्बत की रात है, हमारे एक होने की रात। आज तुम नहीं रही और मैं नहीं रहा। मैं तुम बन चुका हूं और तुम, मैं, हम दोनों हम बन चुके हैं। बस, बस, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और सिर्फ मुझे सोचो। ये कहते हुए उसने उसकी नाक को खींचा और आयशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। शर्म से उसने अपना चेहरा झुका लिया, मगर अगले ही पल अरिफ ने उसका चेहरा अपने हाथों से उठाया और उसके माथे पर इतनी शिद्दत से किस किया कि आयशा मुस्कुराए बिना ना रह सकी। पहली ही रात उसने मुंह दिखाई के तौर पर उसे डायमंड रिंग गिफ्ट की थी। अंगूठी पहनाने के बाद अरिफ ने बड़ी बेताबी से उसका दुपट्टा हटाकर रखा था और आयशा थोड़ा सा सिमट गई थी, और उसका यूं सिमटना अरिफ ने महसूस कर लिया था। उसके चेहरे पर कुछ नाराजगी से भाव उभर आए। आयशा, अब तो हमारा निकाह हो चुका है, अब इस तरह रिएक्ट करने का क्या मतलब? जबकि आयशा ने उसके हाव भाव नोट कर लिए थे। उसे पता था कि अरिफ नाराज क्यों है, क्योंकि जब आयशा अरिफ के साथ आई थी उसी रात वह उसके करीब होने लगा था। जज्बात की शिद्दत में उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया था और बेतहाशा अपने होठों से छूने लगा था। लेकिन आयशा बिन पानी की मछली की तरह तड़पने लगी थी। जब अरिफ ने शिद्दत से उसके लबों को अपने लबों में कैद किया तो आयशा की आंखों से आंसू निकल आए। उन्हें महसूस करते ही अरिफ पीछे हट गया। क्या बात है आयशा, तुम रो क्यों रही हो? आज तो हमारे मिलन की रात है, तुम सब कुछ पीछे छोड़ आई हो। आज हमें कोई भी एक होने से रोक नहीं सकता। ये कहते हुए उसने आयशा को फिर से खींचकर अपने सीने से लगाया था और फिर उसे बिस्तर पर ले आया। उसका सिर तकिए पर रखते हुए वह अपनी शर्ट के बटन खोल ही रहा था कि आयशा ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं अरिफ, मैं तुम्हारे साथ कोई नाजायज रिश्ता नहीं बना सकती। पहले निकाह कर लो, उसके बाद मैं पूरे हक से अपना आप तुम्हें सौंप दूंगी। उसके लफ्जों पर अरिफ के चेहरे पर एक रंग ठहर गया। मैं तुमसे निकाह करूंगा आयशा, तुम्हें हमेशा अपनी जिंदगी में रखूंगा, लेकिन अभी खुद पर कंट्रोल नहीं है। ये कहते हुए वह उसकी गर्दन पर झुक गया और अपने प्यार के निशान वहां पर छोड़ने लगा। आयशा ने उसे धक्का देकर अलग किया। प्लीज अरिफ, इस तरह मेरे करीब मत आओ, मैं सह नहीं पाऊंगी। वो एकदम से रोने लगी और तब मजबूरन अरिफ को पीछे हटना पड़ा। उसके बाद भी कई बार वह अपने जज्बातों से मजबूर होकर उसके करीब आने की कोशिश करता। उसकी खूबसूरती देखकर वह खुद पर काबू नहीं रख पाता। वो गहरी सांस लेकर कहता, यार अपने आशिक को इतना तो मत तड़पाओ। जब हमने एक ही होना है तो अभी क्यों नहीं? लेकिन आयशा हर बार उससे अलग हो जाती। घर छोड़ने के 5वें दिन उसने आयशा से निकाह किया और इतने लंबे इंतजार के बाद ये रात उसके नसीब में आई थी। जब शर्म से आयशा सिमटी तो अरिफ को थोड़ा सा गुस्सा आ गया
وہ چاہتا تھا کہ ان خوبصورت پلوں میں عائشہ اس کا پورا ساتھ دے، جبکہ عائشہ خود ہی اس کی باہوں میں آنے کے لیے ترس رہی تھی۔ یہ تو ایک نیچرل شرم تھی جو اسے سمٹنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس نے اپنی باہیں عارف کے گلے میں ڈال دیں۔ ایسی بات نہیں ہے عارف، میں تو خود تمہارے قریب آنے کے لیے بے چین ہوں، لیکن میری فیلنگز کو سمجھو۔ شرم آتی ہے یار، مجھے کیا کروں؟ وہ شرماتے ہوئے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی۔ عارف اس کی اداؤں پر مسکرایا، اس کے چہرے سے دونوں ہاتھ ہٹائے اور اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے نرم ہونٹوں کو اپنی پکڑ میں لے گیا۔ میرا ساتھ دو عائشہ، میں ان پلوں کو کھل کر محسوس کرنا چاہتا ہوں، وہ جذبات سے بھاری لہجے میں بولا، اور اگلے ہی پل اس نے اس کے بلاؤز کی ڈوریاں، پھر اسے تکیے پر لٹاتے ہوئے وہ اس کے اوپر جھکتا چلا گیا اور اس کے نرم وجود کو اپنے ہونٹوں سے چھوتا گیا۔ وہ بری طرح جذباتی ہو چکا تھا۔ عائشہ نے بھی اب شرم کے پردے ہٹا کر خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے اپنی شدت عائشہ کے وجود پر اتار دی۔ اس کا جنون دیکھ کر عائشہ ایک پل کو گھبرائی تھی، لیکن ہمت جٹا کر اس نے اسے برداشت کیا۔ کئی بار اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن عارف اس کو اب سامنے پا کر ہوش میں کہاں تھا۔ اس کی نازکی کو اپنے ہونٹوں سے چومتا، وہ اسے مدہوش کر چکا تھا۔ وہ رات محبت اور نرمی سے بھری ہوئی تھی۔ لگتا تھا جیسے اب ان کی زندگی حسین لمحوں کی امانت ہو چکی ہے، اور پھر ایک ایک دن، ایک ایک پل ان کی محبت کا گواہ بنتا چلا گیا۔ ان کی شادی کو 1 مہینے کا وقت ہونے کو آیا تھا، مگر ان کی محبت میں ذرا بھی کمی نہیں آئی تھی۔ اس ولا میں وہ دونوں بس ایک دوسرے کے سہارے، ایک دوسرے کی محبت کے سہارے زندگی گزار رہے تھے۔ وہ عارف کو پا کر بہت خوش تھی۔ اس کا ایسا خیال رکھنا جیسے وہ کوئی نازک سی کانچ کی گڑیا ہو، اور اتنی محبت دیکھ کر عائشہ اپنے خدا کا جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا۔ عائشہ اداسی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ عارف اس کے پاس آیا۔ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اس کی گردن پر ہونٹ رکھ دیے اور اس کے بالوں کی مدہوش خوشبوؤں کو محسوس کرنے لگا۔ اگلے ہی پل اسے اپنی باہوں میں لیتے ہوئے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ کیا ہوا میری جان؟ آج کیوں اتنی اداس ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے گال پر ہاتھ پھیرا۔ عائشہ کا چہرہ بجھا ہوا تھا، اس کی آواز میں صدیوں کی تھکان اتر آئی۔ میرے امی ابو کی کل ویڈنگ اینیورسری ہے، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی وہ بڑے پیار سے سیلیبریٹ کریں گے۔ مجھے ان کی بہت یاد آ رہی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہر سال کی طرح اس بار بھی انہیں وش کروں، اور مجھے آپ کو سمیت سب کوئی خوشخبری بھی سنانی ہے۔ اس نے نم آنکھوں سے کہا تو عارف نے ہلکی مسکان کے ساتھ جواب دیا، تو یہ مشکل بھی حل کرتے ہیں۔ تم تیار رہنا، کل ہم چلیں گے تمہارے گھر۔ یہ بات سن کر تو عائشہ خوشی کے مارے اچھل پڑی تھی۔ تم سچ کہہ رہے ہو عارف؟ لیکن وہ لوگ، مجھے کچھ سوچتے ہوئے عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ کوئی کچھ نہیں کہے گا میری جان، دیکھنا وہ لوگ تمہیں اپنے سامنے پا کر خوش ہو جائیں گے، اور ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، پیار کرتے ہیں ایک دوسرے سے، ہم نے نکاح کیا ہے، تم ٹینشن نہ لو، میں سب کچھ ہینڈل کر لوں گا۔ عائشہ تو بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی، جبکہ عارف کام کے سلسلے میں باہر چلا گیا اور وہ خوشی کے مارے ناچنے لگی۔ اسے پوری امید تھی کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ صبح ہوتے ہی عائشہ نے گھر جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ وہ الماری سے بہت سارے کپڑے نکال کر بستر پر پھیلا چکی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر شام کو کیا پہنے۔ اسی وقت عارف اندر آیا۔ عارف دیکھیے نا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ شام کو کیا پہنوں، آپ میری ہیلپ کیجیے، اس نے فکرمندی سے کہا، کیونکہ اپنے ابو کے گھر جانے کے لیے وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو رہی تھی۔ ارے میری جان، کچھ بھی پہن لو، تم نے تو قہر ہی ڈھانا ہے۔ عارف مسکراتے ہوئے اس کے قریب آ چکا تھا اور اس کے دونوں کندھوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ رکھا تھا۔ عائشہ کو اس کے گرم سانسیں اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ اچھا بس چھوڑیے مجھے، آپ تو ہر وقت میرے قریب رہنے کے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں، عائشہ نے شرماتے ہوئے کہا۔ ہاں تو اس میں کیا برائی ہے؟ اپنی بیوی کے پاس رہنے میں کوئی گناہ تو نہیں؟ عارف نے مسکرا کر کہا، گناہ تو نہیں، لیکن اس وقت مجھے بہت کام ہے اور آپ میرا ٹائم خراب کر رہے ہیں۔ عائشہ کے لہجے میں شرارت تھی۔ ارے محترمہ، اگر ہم سچ میں ٹائم خراب کرنے پر آ گئے تو پھر آپ اور زیادہ ناراض ہو جائیں گی، عارف نے شرارتی انداز میں جواب دیا۔ اس کی یہ بات سن کر عائشہ کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ اب بھی دونوں کے بیچ اتنی ہی محبت تھی جتنی ان کی پہلی رات۔ اچھا، اب چھوڑ دیجیے نا مجھے، ابھی مجھے کپڑے بھی پریس کرنے ہیں اور پھر نہانا بھی ہے۔ عائشہ اب اپنے کام گنا رہی تھی، جبکہ عارف کی نظریں تو اس پر ٹک گئی تھیں۔ وہ اب تک رات والے بلیک نائٹ ریشمی گون میں تھی۔ اس کا دودھیا مکھن جیسا وجود عارف کو اپنی اور کھینچ رہا تھا۔ ایک ہی جھٹکے میں اس نے گاؤن کی ڈوریاں کھینچ دیں
और गाउन फिसल कर नीचे गिर गया। आयशा उसकी इस हरकत पर शर्म से उसके सीने में सिमट गई और वह हंसते हुए उसे अपनी बाहों में उठा चुका था। जब नहाना ही है तो उससे पहले यह नेक काम कर लिया जाए, ये कहते हुए उसे तकिए पर लिटाया और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। आयशा थोड़ा सा घबराई थी। प्लीज अरिफ, अभी नहीं। इन पलों में आकर आप सब कुछ भूल जाते हैं और मुझे हर्ट कर देते हैं। वो उसकी जुनूनी मोहब्बत से अच्छी तरह जानकार थी। इस एक महीने में उसकी जुनून की आंधी भी हो चुकी थी। उसे अरिफ का यह जुनून अच्छा लगने लगा था, लेकिन फिलहाल वह अभी अपने अम्मी अब्बू के घर जाने के लिए तैयार हो रही थी, इसलिए खुद को काफी हद तक रिलैक्स महसूस करना चाहती थी। तुम्हारी नाजुकता का ख्याल रखूंगा जान, आज बहुत प्यार से प्यार करूंगा। वो शरारत से एक आंख बंद करता उसके करीब आता। उसके आखिरी दो छोटे पर्दों को भी उससे अलग कर गया था, जबकि आयशा ना करती रह गई। लेकिन अरिफ बड़ी शिद्दत से उसके नाजुक वजूद में डूबता चला गया। अब आयशा ने भी विरोध करना छोड़ दिया था। वो आज बहुत खुश थी और इस खुशी को अरिफ की मोहब्बत के खूबसूरत संगत में उसने और भी दुगना कर लिया था। अरिफ, आपने मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, अब तो प्लीज जाने दें। वो उसकी मजबूत बाहों के घेरे से निकलते हुए बोली। आप क्यों फिक्र करते हैं, सारे काम हो जाएंगे, बंदा हाजिर है ना। अरिफ ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा। उसकी इस अदा पर आयशा की हंसी छूट गई। उसे यूं हंसता देखकर अरिफ भी मुस्कुराने लगा और उसे खींचकर अपने सीने से लगाते हुए अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपाने लगा। गहरी सांसें लेते हुए वह उसको महसूस करने लगा। यार, मन ही नहीं भरता, क्या कमाल की चीज हो तुम। वो हल्के से उसके नरम नाजुक गर्दन पर अपने दांतों से निशान बनाता हुआ बोला, जबकि आयशा के होठों से एक सिसकी निकली थी। अरिफ, पीछे हटो, एकदम पागल हो तुम। चलो फिर ठीक है, अभी तो छोड़ रहा हूँ, मगर तुम्हारे घर से वापस आने के बाद तुम्हारा सारा वक्त मेरा होगा। उस वक्त तो मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। मगर उन्हें क्या पता था कि वह कभी वापस ही नहीं मिल पाएंगे। अब वो उसे हुक्म दे रहा था। ठीक है जनाब, जैसे आपकी मर्जी। वो भी अब उसकी बात मान गई, क्योंकि उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। चल, अब तो मुझे जाने देना। अरिफ ने भी उसे छोड़ दिया और किसी काम का कहकर कमरे से बाहर निकल गया और वो खुशी खुशी फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली गई। फ्रेश होने के बाद उसने जल्दी से साड़ी पहनी, जो उसने पहले ही निकाल कर रखी थी। हल्का फुल्का मेकअप किया। मेकअप करते हुए उसकी नज़र अपनी गर्दन पर पड़े लव बाइट पर पड़ी, जो अभी कुछ देर पहले अरिफ ने बनाया था। उसके होठों पर एक मुस्कान बिखर गई। उसके दिल ने एक दुआ की थी कि अरिफ का प्यार उसके लिए यूं ही बना रहे, लेकिन वो मासूम यह नहीं जानती थी कि अब उसकी जिंदगी के नए इम्तिहान शुरू होने वाले थे। उसने जल्दी जल्दी मेकअप से उस निशान को छुपाया और कानों में झुमके पहनने लगी। अरिफ, मुझे डर लग रहा है, कहीं अब्बू मुझसे नाराज होकर मुझे घर से ही ना निकाल दें। आयशा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी तैयार थी। उसने आज ब्लैक कलर की साड़ी पहन रखी थी, जिसमें वह बेहिसाब हसीन लग रही थी। गले में डायमंड का सेट उसके हुस्न को और भी निखार रहा था, मगर उसके दिल की धड़कनें बेतहाशा बढ़ रही थीं। उसे बार बार यही ख्याल आ रहा था कि जब वह घर जाएगी तो घर वाले उसके साथ क्या सलूक करेंगे। ये सोच सोच कर उसका कलेजा कांप रहा था कि कहीं वह दोनों को जान से ही ना मार दें, क्योंकि वह अपने अब्बू के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ थी। अरे कुछ नहीं होगा मेरी जान, मैं हूं ना, तुम फिक्र क्यों करती हो। आरिफ ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, तो आयशा की आंखें नम हो आईं। वो सोच रही थी कि क्या घर जाने का फैसला सही साबित होगा या नहीं, मगर अब वो घुट घुट कर यहाँ अकेले जी नहीं सकती थी। हर वक्त अपने माँ बाप के बारे में सोचती रहती। आरिफ ने उसके माथे पर नरम सा प्यार दिया और उसे ड्रेसिंग टेबल के आगे बिठा दिया और खुद उसके सामने खड़ा हो गया। तुम मेरी तरफ देखो और सिर्फ मुझ पर ध्यान दो। क्या मैं तुम्हें खुश नहीं रखता? अगर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें घर से निकाल भी दिया तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम अपनी जिंदगी में खुश हैं और वो अपनी जिंदगी में। तुम उन्हें सोच सोच कर परेशान मत हो, जिन्हें तुम्हारा कोई ख्याल ही नहीं। ऐसे लोगों से नाता तोड़ देना ही सबसे अच्छी बात है। अरिफ अब उसकी ठोड़ी पकड़कर उसे समझा रहा था, लेकिन यह सब कहना अरिफ के लिए आसान था, उसके लिए नहीं, क्योंकि वह तो उसके माँ बाप थे ना। अरिफ, मुझे डर लग रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जब हम वहां जाएंगे तो क्या होगा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। कुछ भी नहीं होगा। अगर उन्होंने माफ़ी मांगने पर भी हमें माफ़ न किया तो आज के बाद हम भी उनकी शक्ल नहीं देखेंगे और कहीं दूर चले जाएंगे, जहां सिर्फ मैं और तुम होंगे और कोई नहीं, जहां तीर का घिनौना साया हमारा पीछा कभी नहीं कर पाएगा। अरिफ उसे तसल्ली देने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर वह अपनी कोशिशों में नाकाम था। वो एक ऐसी लड़की को समझा रहा था जो 1 महीने पहले अपने घर से भागकर
اپنے گھر والوں سے ناتا توڑ چکی تھی اور اب وہ دوبارہ انہی کے گھر جا رہی تھی۔ عارف، آپ نہیں سمجھیں گے، میں اپنے ماں باپ سے ناتا نہیں توڑنا چاہتی، بلکہ میں تو چاہتی ہوں کہ وہ ہمیں معاف کر دیں اور ہمارے رشتے کو قبول کر لیں۔ عائشہ نے اسے اپنے دل کی حالت بتا دی۔ میری جان، میں کب کہہ رہا ہوں کہ ہم ان سے ناتا توڑ لیں، لیکن اگر وہ ہم سے ناتا جوڑنے پر راضی نہ ہوئے تو پھر ہمیں مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑے گا۔ اور عارف کی یہ بات سن کر عائشہ ایک دم چپ ہو گئی تھی، کچھ بھی نہیں بول پائی، کیونکہ وہ سچ ہی تو کہہ رہا تھا۔ اگر اس کے گھر والے خود ہی اسے اپنانے کے لیے تیار نہ ہوئے تو آخر وہ کیا کرے گی؟ اب تو خان ہاؤس کے باہر کھڑے تھے دونوں۔ عارف گاڑی سے اتر چکا تھا، مگر عائشہ اب بھی گاڑی کے اندر دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑے بیٹھی تھی۔ گھر کے اندر سے شور کی آوازیں آ رہی تھیں، لگ رہا تھا بہت سارے مہمان آئے ہوئے ہیں۔ آؤ عائشہ، اتنا بھی مت ڈرو، ہمیں ہمت کر کے اندر جانا ہی ہوگا۔ وہ اب اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے نیچے اتار رہا تھا، جبکہ عائشہ میں تو خود اترنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ آخر کار وہ نیچے اتر چکی تھی اور عارف اس کا ہاتھ پکڑے گیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے تو سب لوگ اپنی اپنی باتوں میں بزی تھے کہ کسی نے بھی ان کی طرف نظر تک نہ ڈالی۔ عائشہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اسے پسینہ آنے لگا۔ عارف بار بار اسے تسلی دے رہا تھا، پریشان مت ہو، میں سب سنبھال لوں گا۔ اصل میں وہ اسی کے سہارے تو یہاں تک آئی تھی، ورنہ اس میں اتنی ہمت کہاں تھی کہ اپنے ماں باپ کا سامنا کر سکے۔ اب وہ اس جگہ پہنچ چکے تھے جہاں سب مہمان موجود تھے، اور گھر والے بھی عائشہ دور سے دیکھ سکتی تھی کہ اس کے ابو اور ماموں ہنس ہنس کر مہمانوں سے باتیں کر رہے تھے۔ اچانک سے فاطمہ کی نظر اس پر پڑی تو وہ وہیں سن رہ گئی۔ آصف خان بھی اب ان دونوں کو آتے دیکھ چکے تھے، ان کی آنکھیں لال انگارے کی طرح بھبک رہی تھیں۔ فاطمہ اور آصف خان اب لمبے لمبے قدموں سے ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ انہیں اس طرح غصے میں آتا دیکھ کر عائشہ عارف کے پیچھے چھپنے لگی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ جب ایک بار ہمارے منہ پر کالخ پوت کر جا چکی تھی تو اب یہاں کیا لینے آئی ہو؟ آصف خان شیر کی طرح دہاڑے۔ عائشہ ڈری سہمی عارف کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ جب ہماری مرضی کے بنا اس لڑکے کے ساتھ چلی گئی تھی تو اب ہماری عزت تار تار کرنے کیوں واپس آئی ہو؟ فاطمہ کی بھی آنکھوں میں آنسو تھے، اور ماں کی یہ بات سن کر عائشہ کانپتے قدموں سے عارف کے پیچھے سے نکل کر تھوڑا سا آگے آئی۔ امی، میں ایسے ہی عارف کے ساتھ نہیں گئی، ہم نے نکاح کیا ہے، ایک جائز رشتہ ہے ہم دونوں کا، ہم دونوں کو معاف کر دیں امی، ہمارے رشتے کو ایکسیپٹ کر لیں، میں آپ لوگوں کے بنا جی نہیں سکتی۔ کس رشتے کی بات کر رہی ہو تم؟ ہاں، آصف خان نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، جب تم نے گھر سے بھاگ کر کوئی رشتہ بنایا تو وہ میری نظر میں ناجائز رشتہ ہے، سمجھی تم؟ وہ غصے سے دہاڑ اٹھے تھے۔ نہیں ابو، ہمارا رشتہ ناجائز نہیں ہے، میں نے نکاح کیا ہے عارف سے، اور یہ حق تو ہمارا مذہب اور قانون دونوں دیتا ہے۔ پلیز عارف، آپ ہی بتائیے نا انہیں کہ ہمارا نکاح ہوا ہے۔ لیکن تبھی عارف کا چہرہ بدل گیا۔ اس نے ایک نظر روتی سسکتی عائشہ پر ڈالی تھی، اور پھر وہ ٹھنڈی ہنسی ہنستے ہوئے بولا، کون سا نکاح عائشہ، کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ اپنے ماں باپ سے جو سچائی ہے وہ بتا دو، اور اگر تم نہیں بتا سکتی تو کوئی بات نہیں، میں بتا دیتا ہوں۔ تمہاری بیٹی نے 1 مہینہ میرے ساتھ بنا نکاح کے گزارا ہے اور میرا بستر گرم کیا ہے۔ آپ کی بیٹی تو میری بہن سے بھی گئی گزری نکلی۔ میری بہن کو گری ہوئی لڑکی کہاں تھا نا، جس بیٹی پر آپ کو بڑا ناز تھا، وہ میرے نکاح میں نہیں تھی، پھر بھی میرے ساتھ راتیں گزاری۔ عارف کے ان زہریلی لفظوں نے سب کچھ توڑ کر رکھ دیا تھا۔ عائشہ حیران پریشان اور بھیگی آنکھوں سے عارف کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا عشق، اس کا یقین، سب کچھ ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ آخر عارف اس کے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ وہ عارف کو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے رو پڑی، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، ہماری محبت کا واسطہ پلیز۔ عائشہ کا غم سے نڈھال سوال ہوا میں ٹکرا کر رہ گیا، کیونکہ عارف نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے اپنے نگاہ تک سے مکر گیا تو محبت کو کیسے مانتا؟ بھائی، آپ ایسا نہیں کر سکتے، یہ لوگ اسے مار ڈالیں گے۔ جارا بھی وہاں پہنچ چکی تھی۔ وہ اپنے بھائی کی شادی کے بعد پہلی بار اپنے بھائی سے ملنے آئی تھی، جہاں نوکر نے بتایا کہ وہ تو عائشہ بیوی کے ساتھ ان کے ماں باپ سے ملنے گئے ہیں۔ جارا چونک اٹھی تھی، اسے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تھا، اور وہ ترنت ان دونوں کے پیچھے پیچھے آئی تھی۔ مجھے سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا جارا، عارف نے لاپرواہی سے کہا، اور اس بچے سے بھی کوئی رشتہ نہیں؟ جارا نے حیرانی سے پوچھا۔ بچے والی بات پر عارف کے چہرے پر ایک سختی آئی تھی۔
आंखों के डोरे और भी ज्यादा लाल होने लगे थे। उसने अपने होंठ भींचे खुद को कंट्रोल किया था। जारा भाई की हालत समझ रही थी। उसने खुद को लापरवाह दिखाते हुए अंदाज में कहा, ताल्लुक होना भी नहीं चाहिए भाई, हमें किसी के गंदे खून से क्या लेना देना। सही कहा तुमने जारा, मुझे इस बच्ची से कोई मतलब नहीं, अरिफ ने ठंडी बेरुखी से जवाब दिया। जारा भाई के इस बदले हुए तेवर देखकर सन रह गई। आंखों में आंसू लिए वो उसे देखती रह गई, जैसे दुआ कर रही हो कि शायद उसका दिल पिघल जाए। मगर उसे क्या मालूम था कि उसके भाई के सीने में दिल की जगह पत्थर रखा है। अरिफ वहां से जा चुका था और सारे मेहमान भी एक एक करके अपने अपने घर लौट चुके थे। आयशा अब तक सबको गिड़गिड़ाकर बता रही थी कि अरिफ झूठ बोल रहा है, उसने मुझसे निकाह किया था। प्लीज मेरी बात का यकीन करें भाई, अम्मी आप ही तो मेरी बात मान लें, मैं झूठ नहीं कह रही, वही झूठा है। उसने गवाहों की मौजूदगी में निकाह किया था और अब मुझ पर इल्जाम लगाकर भाग गया। मगर कोई भी आयशा की बात पर यकीन करने को तैयार न था। फातिमा तड़पते हुए आई और बेटी के गाल पर एक करारा थप्पड़ जड़ दिया। हमें तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं, पहले भी तो तुम हमें बताए बिना घर से भाग गई थी, तो अब कैसे मान लें कि तुम सच बोल रही हो। माँ का यह बेरहम रवैया देखकर आयशा खामोशी से आंसू बहाने लगी। आसिफ खान गम और गुस्से से निढाल होकर एक कुर्सी पर गिर पड़े। भाई आप मेरे साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते, मेरी बारी आई तो आपकी गैरत जाग उठी थी, और अब अपनी बेटी के साथ भी वही सब कुछ करे ना जो मेरे साथ किया था, या फिर मेरे सर पर बाप का साया नहीं था, इसीलिए आपको मौका मिल गया था। राबिया यानी आयशा की छोटी फूफू आसिफ खान को उकसाते हुए गुस्से से चीखी थी। आसिफ खान अब बेकाबू गुस्से में आयशा की तरफ बढ़े और उसे खींचते हुए ले जाने लगे। वो उसे उसी कमरे की तरफ घसीट रहे थे जहां उन्होंने बरसों पहले अपनी बहन को सजा के तौर पर कैद कर दिया था। अब्बू प्लीज आप मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, अरिफ ने मुझसे निकाह किया था। आयशा चीखती रही मगर उसकी आवाज दीवारों से टकराकर रह गई। आसिफ खान के साथ घसीटे जाते हुए आयशा रो रो कर उनसे इल्तजा करती रही, अब्बू प्लीज मेरी बात सुन लें, मैं सच कह रही हूँ। मगर उनके कानों पर जितक ना रेंग। वो उसे कमरे में धकेल कर ले गए, दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और ताला लगा दिया। फिर पूरे घर वालों को गरजते हुए हुक्म दिया, अगर किसी ने भी इसे यहाँ से भगाने की कोशिश की तो उसका भी यही हाल होगा। यह कहकर आसिफ खान भारी भरकम कदमों से वहां से चले गए। आयशा लगातार दरवाजा पीटती रही, अब्बू प्लीज अम्मी भाई, कोई तो मेरी बात सुनो, मैं सच कह रही हूँ। मगर कोई उसके पास ना आया। सब अपने अपने कमरों में लौट गए। उसकी चीखें खामोश दीवारों में गुम हो गईं। थक हार कर वो दरवाजे से टिककर जमीन पर बैठ गई। घुटनों में सर छिपाए सिसकती रही। दिमाग फटने को था। आखिर अरिफ ने ऐसा क्यों किया? वो तो मुझसे मोहब्बत करता था। कुछ देर पहले कहे गए अरिफ के वह शब्द आयशा के सर पर हथौड़े की तरह गिर रहे थे। वो तो मुझसे दीवानों की तरह मोहब्बत करता था, फिर उसने मुझे मिटा क्यों दिया? उधर राबिया भाई को भड़काती रही, भाई मेरा कहना मानिए, इसे मार डालिए। जब तक यह जिंदा रहेगी आपकी गैरत आपको रोज मरती नजर आएगी, क्योंकि वह अकेले लौट कर नहीं आई है, बल्कि उसके पेट में गंदगी भी पड़ रही है। वह एक नाजायज बच्चे की माँ बनने वाली है। भाई साहब, आसिफ खान गम से टूटे शब्दों में बोले, मगर यह कैसे हो सकता है राबिया? मैं अपनी ही बेटी को अपने हाथों से कैसे मार सकता हूँ? राबिया के चेहरे पर जहरीली मुस्कान थी। गुस्सा मुझ पर छोड़ दीजिए, इसे जीने का कोई हक नहीं। इसने आपकी इज्जत को पूरे जमाने के सामने रौंद दिया। आसिफ खान थक हार कर मान गए। भारी सांस लेकर बोले, तो फिर ठीक है, जो तुम्हारा दिल करे वही करो। बस मुझे इस बेगैरती की पोटली से निजात दिला दो। यह कहकर वह उठे और अपने कमरे में चले गए। राबिया की आंखों में शैतानी चमक उभर आई। वो मन ही मन बड़बड़ाई, जब इन्होंने मुझसे मेरी खुशियां छीन ली तो मैं इनकी औलाद को चैन से कैसे जीने दूं? भाई, आज आपको पता चलेगा एक औरत क्या कर सकती है। वो कड़वाहट से भरे लहजे में खुद से बातें करती हुई अपने कमरे में लौट गई। रात ही रात उसने जहर का इंतजाम कर लिया था। अगली सुबह चाबी सन्ना के हाथ में थी। उसने कांपते हाथों से आयशा के कमरे का दरवाजा खोला। सना अपनी माँ राबिया जैसी बिल्कुल न थी। उसके दिल में आयशा के लिए हमदर्दी थी, इसीलिए तो वह चुपके से चाबी चुरा लाई थी, ताकि आयशा को तसल्ली दे सके और रात को उसे घर से भगा दे। आयशा जल्दी करो, अपना जरूरी सामान बांधो, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। सना घबराई हुई जल्दी से आयशा को चादर उड़ाने लगी। मगर हुआ क्या है सना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर फूफी ने देख लिया तो वह तुम्हें जान से मार देंगी। तुम पागल हो गई हो क्या? आयशा ने उसका हाथ झटकते हुए डर जताया और अब अपनी बेटी का बदला लिए
बिना इस दुनिया से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह आयशा की तरफ झपटी और कांच का टुकड़ा उसकी गर्दन पर रख दिया। मैं इसे मार डालूंगी। अगर कोई भी मेरी तरफ बढ़ा तो इसका गला। उनकी चीख हवेली की फिजा को हिला गई। सबके कदम वहीं जम गए। किसी में भी हिम्मत न हुई उनके करीब जाने की। देखो, आयशा को छोड़ दो। तुम जो चाहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। आसिफ खान आगे बढ़े। उनकी आवाज कांप रही थी, जैसे बेटी के लिए जान हथेली पर रख दी हो। राबिया की आंखों में पागलपन झलक उठा। अपनी बेटी की तुम्हें कितनी फिक्र है, उस पर आज भी आने देना नहीं चाहते। और मेरे वक्त तुम्हारी गैरत कहाँ चली गई थी? मुझे इतने सालों तक एक कमरे में कैद करके रखा था तुमने। क्या समझते हो तुम, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? नहीं, तुम्हारी बेटी की जान लेकर ही अब मुझे सुकून मिलेगा। और वह पागलों की तरह हंस पड़ी। हवेली के सब लोग हैरान होकर उन्हें घूर रहे थे। अरिफ का खून खोल उठा। उसकी गरजती आवाज हवेली के दीवारों से टकरा गई। खाला, अगर मेरी बीवी पर जरा भी आंच आई ना, तो याद रखना मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। आपको फांसी के तख्ते तक लेकर दम लूंगा। राबिया ने चीखते हुए जवाब दिया। मैं डरती नहीं हूं तुमसे। जो करना है कर लो। वो पागलपन से पीछे हटती जा रही थी और आयशा के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उसे अपनी जान की नहीं, अपने आने वाले बच्चे की फिक्र थी कि तभी जारा आगे बढ़ी। उसकी आंखों में गुस्से और आंसुओं का तूफान छुपा था। खाला, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आपने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया, मेरी जिंदगी उजाड़ दी और मुझे मेरे शौहर से जुदा कर दिया। उसकी आवाज गूंज उठी। वो जानती थी कि इतना छोटा कांच का टुकड़ा गर्दन पर वार तो कर सकता है, मगर एक साथ दो दो लड़कियों को नहीं रोक सकता। तभी जारा ने बिजली की तेजी से इमरान को इशारा किया। इमरान बिना वक्त गवाए दौड़ पड़ा और झपट कर राबिया के हाथ से आयशा को छुड़ा लिया। उस वक्त राबिया का ध्यान बटा हुआ था। कभी वह आयशा की गर्दन पर कांच रखती तो कभी जारा को डराने की कोशिश कर रही थी। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई थी। छोड़ो मुझे, मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं। तुम सबको मार कर ही मुझे सुकून मिलेगा। तुम सभी मेरी बर्बादी की वजह हो। पहले मेरी मंगनी मीर कासिम से कर दी, फिर उसे तोड़कर मेरी ही बहन की शादी उसे कर दी और बहाना बना दिया कि वह मुझे नहीं उसे पसंद करता है। जब मैंने अपना हक मांगा तो तुम लोगों ने मुझे कोसा, मुझे कैद कर दिया। फिर जबरदस्ती मेरी दूसरी जगह शादी कर दी। वहां मेरा घर नहीं बसाया तो मुझे वापस यहाँ लाकर कैद कर दिया। मैं नफरत करती हूँ तुम सबसे। मैं बदला लिए बिना नहीं मरूंगी। वो पागलों की तरह चीख रही थी, पैर पटक रही थी और इमरान बड़ी मुश्किल से उन्हें थामे हुए था। इमरान को मुश्किल में देखकर अरिफ आगे बढ़ा। उसकी एक आवाज गूंज उठी। खाला, इसे छोड़िए। अगर इसे कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राबिया की आंखों में खून बरसने लगा, मगर वह जारा की तरफ नहीं बल्कि गार्ड की तरफ लपकी, जिसके हाथ में पिस्तौल थी। इससे पहले कि इमरान और अरिफ को समझ पाते, उसने नौकर से पिस्तौल छीनी और अपने ही सिर पर चला दी। पल भर में उसका जिस्म फर्श पर गिर पड़ा और फर्श उसके खून से सराबोर हो गया। हर कोई हैरान और सहमा हुआ था। उसकी तरफ दौड़ा मगर बहुत देर हो चुकी थी। वो तो खराब मौत को गले लगा चुकी थी। सना आयशा अब चीखते हुए रो पड़ी थी और लड़खड़ाते कदमों से सना की चारपाई तक पहुंची। सना की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। आयशा सिसकते हुए उसके पास बैठ गई। मैंने कहा था ना, मेरी वजह से खुद को मुश्किल में मत डालना। उसकी चीख दिल चीर देने वाली थी। अरिफ का सर शर्म से झुक गया। बदले की आग में उसने कितने ही लोगों को बर्बाद कर दिया था। 3 दिन तक हवेली पर मातम छाया रहा। राबिया खाला और सना की मौत पर जारा हवेली में ही रुक गई थी और गेस्ट रूम में रहती थी। चौथे दिन वो फातिमा और आसिफ खान से इजाजत लेकर हवेली से जाने लगी। सब लोग इमरान की तरफ देख रहे थे, लेकिन इमरान की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसे रोक सके। जबकि उसके दूर जाने के ख्याल से उसका दिल ऐसा था जैसे अभी सीने से बाहर निकल आएगा। फिर उसके कांपते हुए होंठ हिले थे। रुक जाओ जारा, एक बार छोड़कर जा चुकी हो, दोबारा मत जाओ प्लीज। अब फातिमा भी बोली थी, प्लीज जारा, हम सबको माफ कर दो। और इमरान को एक मौका और 2 गलतफहमियां इस कदर बढ़ चुकी थी कि उस वक्त तो इमरान ने गुस्से में तुम्हें घर से निकल जाने को कह दिया था। जारा तो खुद ही पिछले 6 महीने से जुदाई की आग में जल रही थी। उसने आंसू भरी निगाहों से शिकवा करते हुए इमरान को देखा। फातिमा ने आगे बढ़ते हुए जारा का हाथ थामा और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसके माथे को प्यार करते हुए उसे अपने साथ लगाए कमरे में ले आई। यह कमरा सिर्फ तुम्हारे होने से महकता है जारा, तुम्हारे जाने के बाद से यह एकदम वीरान है। ये कमरा ही नहीं बल्कि इमरान की जिंदगी भी। ये कहकर वो उसे कमरे में छोड़कर बाहर चली आई, जबकि जारा को 6 महीने के बाद अपने कमरे में आकर एक सुकून मिला था। वह इमरान को गलत नहीं समझती थी,
क्योंकि उसके सामने हालात ही ऐसे कर दिए थे कि इमरान ने जो कुछ किया वह कोई भी मर्द करता। शादी की दूसरी ही रात वह किसी और की बाहों में थी, और उस वक्त जब इमरान अंदर कमरे में दाखिल हुआ तो कैसे उसे गुस्सा ना आता। इमरान कमरे में दाखिल हुआ तो ज़ारा बेड पर बैठी थी, जबकि वह उससे नजरें चुराते हुए तौलिया लेकर नहाने चला गया। नहाकर आया तो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होकर बाल सुखाने लगा, जबकि जारा की नजरें उस पर टिकी हुई थीं। लेकिन जारा से बोलने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वह बेवजह ही इधर उधर सामान सेट करने लगा। बस बहुत हो गया इमरान, अब यहाँ आकर बैठो। जब जारा से ना रहा गया तो वह बोल ही पड़ी, जबकि इमरान अब गहरी सांस लेते हुए उसके सामने आकर बैठ गया। अब बोल भी दो जो कहना चाहते हो। कुछ कहने के लिए शब्द नहीं है जारा। किस मुंह से तुमसे माफी मांगूं? तुम माफी मांग चुके हो और मैं तुम्हें माफ भी कर चुकी हूं। उसने मुस्कुराकर कहा तो इमरान को यकीन नहीं आया। उसने एकदम से खींचकर जारा को खुद में समेट लिया। उसके दिल को कितना सुकून मिला था यह वही जानता था। पिछले 6 महीने से वो उसके लिए तड़प रहा था। उसका दिल गवाही नहीं देता था कि उसकी जारा बेवफा है, और आज तो सारी सच्चाई भी सामने आ चुकी थी, जबकि जारा भी उसकी बाहों में पिघलती चली गई। आयशा अपने कमरे में बिस्तर पर गिरी पड़ी थी कि तभी दरवाज़ा खटखटाया गया। अम्मी आ जाइए, उसने रोते हुए जवाब दिया। उसे लगा फातिमा होंगी, मगर अंदर आया तो अरिफ था। सर झुकाए बाहरी कदमों से दूर बैठते हुए बोला, मैं तुमसे शर्मिंदा हूं आयशा। आयशा एक झटके से उठकर खड़ी हुई। अरिफ की आवाज़ कांप रही थी। मैंने निकाहनामा मामू को दिखा दिया है। वो कुछ समय के बाद बुलाई की बात कर रहे हैं। वो अपनी धुन में बोलता जा रहा था, आयशा के चेहरे पर उभरते तूफान से बेखबर, कि तभी आयशा की जबान ने जहर उगला। मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती और ना ही यह बच्चा आपका है। आप यहाँ से जा सकते हैं। अरिफ की आंखों में हैरानी और सदमे की जमी हुई तस्वीर थी। मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, अपने हर गुनाह का अजाब करना चाहता हूँ। जारा और इमरान की सुलह हो चुकी है। तुम भी मुझे माफ़ कर दो। चाहो तो सज़ा दो। मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो टूटे लहजे में बोला। सर झुका हुआ था, आंखें ज़मीन पर गड़ी हुई थीं। आयशा का चेहरा तमतमा उठा। मैंने तुम्हारी मोहब्बत पाने के लिए तुम्हारे साथ घर छोड़ दिया था, और तुमने क्या किया? उसकी चीख में दर्द, गुस्सा और टूटा हुआ यकीन एक साथ गूंज उठा था। वो जानती थी मुलजिम से सवाल जवाब करना उसका हक था, और आज वह अपना हक लेकर रहेगी। मैं शर्मिंदा हूँ आयशा। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं, मगर वो आयशा की तरफ देखने से बचने लगा। मैं समझ रहा था कि इमरान झूठा है। उसने मेरी बहन पर इल्ज़ाम लगाया, उसका बच्चा मार दिया, मगर ये सब तो खाला का किया धरा था। मुझे माफ़ कर दो। वो हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा था। चले जाइए यहाँ से। आयशा रोते हुए मुंह फेर गई। अरिफ धीमे कदमों से उसकी तरफ आया। उसका हाथ पकड़कर उसकी कमर में बाहें डाल दी और उसे अपने सीने से लगा लिया। आयशा गुस्से से उसका सीना पीटने लगी। आप बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। वो रोते हुए सिसकते हुए उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी, और जब अपनी कोशिश में नाकाम हुई तो उसी के सीने से सर टिकाकर रो पड़ी। अरिफ ने और भी कसकर उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसके होंठ मुस्कुरा उठे। जैसा भी हूं तुम्हारा ही हूं। उसने झुककर उसके माथे पर हल्का सा प्यार किया। आयशा का दिल सख्त था। वो उसे इतनी आसानी से माफ नहीं करना चाहती थी, और ना ही कर सकती थी। उसकी वजह से बहुत कुछ उजड़ चुका था। कई जिंदगियां टूट चुकी थीं, मगर उसकी आंखों में बसी शर्मिंदगी और टूटा हुआ लहजा यह बता रहा था, वह सचमुच अपनी गलती का अजाब करना चाहता है। और जब कोई गुनहगार अपनी गलती पर पछताता है तो फिर उसे अल्लाह भी माफ कर देता है। आयशा तो एक इंसान थी। अपने रब की रजा के लिए उसने अरिफ को माफ कर दिया। उसके दिल के किसी कोने में अब भी उसकी मोहब्बत दबे पांव जिंदा थी। शायद उसकी मोहब्बत ने उसे मजबूर किया कि वो उसे एक मौका दे। जिंदगी का काम है गुजरना। मुश्किल वक्त इंसान को सबक सिखा जाता है। वो सब अपने अपने हिस्से की गलतियां झेल चुके थे, अपनी सजाएं काट चुके थे। अब वक्त था आगे बढ़ने का, और इसीलिए आयशा ने अरिफ को माफ कर दिया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।